कहीं से ना उनके पीछे कोई फीमेल जिन लग गई थी। उस दिन के बाद से वो ये डेली मिलने लग गए रात में, मतलब जब भी ये मिलते इनके बीच में सेक्स होता। इसको ना ऐसी लत पड़ गई थी उस लड़की के साथ में सेक्स करने की, एक भी दिन उससे मिले बिना रह नहीं पाता था। उसको अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, जैसे कि कोई लड़की उसको बुला रही हो आवाज दी है। तो बाबा ने बताया कि वो जो लड़की है ना, वो असल में एक प्रेत है। वो उसका तरीका है तेरा खून पीने का, और तेरी जान वो धीरे धीरे इसी तरीके से ले रही है। जिन्नात की तो पूरी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। अच्छा। हाँ, जैसे हम इंसानों की दुनिया होती है, ऐसे जिन्नात की अलग दुनिया होती है। तो उसने बताया कि आपके ऊपर जो जिन्नात सवार है ना, उसके सर के ऊपर ताज है, वो एक रानी जिन है। भूल जाओ कि इसको कोई भी हटा सकता है दुनिया में। थोड़ी सी हाथ में राख लेके इसके यूं माथे पे फेंक के मारी। इनकी बॉडी के अंदर से एक काले रंग का धुआं एकदम से निकला बाहर, और वो धुआं निकलता हुआ फिर इनके मंदिर से बाहर निकल गया। नमस्ते प्रवीण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिकल टॉक्स में। थैंक यू आदित्य जी, आपको भी नमस्कार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। और भाई बहुत टाइम से एक डिस्कशन चल रहा था कि कब कि एक पॉडकास्ट प्लान करना है साथ में, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। भले ही आपके लिए हमें दिल्ली आना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के साथ में। एंड क्या चल रहा है जीवन में, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा। जीवन में आजकल तो बहुत हेक्टिकनेस चल रही है मेरे तो। आ, अभी आज भी मैं एक ऑडिशन में गया था। हमारा एक शो आने वाला है अक्षय वशिष्ठ टीम के साथ में। हम मतलब हम मैं खुद भी एक जज था उसमें। तो कल और आज ऑडिशंस थे, उसमें हमने कुछ अपने टीम गेम शो के लिए कुछ सिलेक्शंस करी हैं। तो वहाँ से फ्री होने के बाद डायरेक्ट मैं आपके पास में आया हूँ। तो बाकी इसके अलावा ऑफिस वगैरह थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल बस। बाकी तो सब नॉर्मल ही है अपनी जिंदगी। सही, बहुत सुंदर। तो भाई सबसे पहले तो आप हॉरर स्टोरीज नरेट करते हो अपने चैनल पर। तो पहले तो जानना ही चाहूँगा कि जो हॉरर स्टोरीज आप नरेट करते हो, काफ़ी टाइम से आप इस फील्ड में हो, हॉरर फील्ड में, हॉरर जनर में। तो ये जो हॉरर स्टोरीज होती हैं, ये आप फिक्शनल लिखते हो या आपके पास स्टोरीज आती हैं? थोड़ा अगर बता सको तो। जी बिल्कुल। एक्चुअली आदित्य, मैंने जब भी जो हॉरर चैनल स्टार्ट करा था, मेरे को 6-7 साल 2018 में शायद मैंने स्टार्ट करा था। तो काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को। तो मेरे चैनल पे मैं बहुत हज़ारों हॉरर स्टोरीज डाल चुका हूँ आज तक। तो जो ज़्यादातर मैं हॉरर स्टोरीज डालता हूँ ना, वो रियल हॉरर स्टोरीज होती हैं, जो कि मेरे व्यूवर्स ही अपनी एक्सपीरियंसेस व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मेरे को भेजते हैं। इसके अलावा चूंकि मेरा चैनल एक बेसिकली एंटरटेनमेंट बेस्ड चैनल है, तो रियल इंसिडेंट्स के साथ साथ मैं फिक्शनल स्टोरीज भी डाल दूँगा इंटरनेट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो आपको हर एक टाइप की स्टोरी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलेंगी। ओके, सो भाई एक हॉरर स्टोरी के साथ ही जाऊँगा कि आप स्टार्ट करो सेशन को। ओके बिल्कुल। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके पॉडकास्ट पे भी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज सुनाऊंगा आपको और अपनी ऑडियंस को, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को ये स्टोरीज पसंद आएगी। तो सबसे पहले स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, आप ही के यहाँ की है, प्रयागराज की। ये प्रयागराज एक्चुअली प्रयागराज की नहीं है, ये मेरे एक व्यूवर ने भेजी थी जो कि प्रयागराज के रहने वाला है। ओके। इनका नाम मेहुल है। और असल में ये स्टोरी इनके मामा मामी के साथ में हुई थी, और ये साल 2002 की बात है। तो 2002 में इनके मामा मामी जो है वो शिमला में रहा करते थे, हिमाचल प्रदेश में। तो एक दिन क्या हुआ, मतलब अच्छी भली लाइफ चल रही थी उनकी, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं हो रहा था। तो एक दिन सर्दियों का टाइम था। तो दोपहर में एक दिन दोनों इसके मामा मामी छत पे तो बैठे अपना धूप सेक रहे थे, आराम से सब कुछ नॉर्मल चल रहा। तभी बैठे बैठे इसकी मामी को ऐसा लगा जैसे कि हवा का झोंका आके टकराया हो इनसे। मतलब कुछ हवा नहीं चल रही थी, आंधी नहीं चल रही थी, ना इसके मामा को कुछ फील हुआ। बस इसकी मामी को ऐसा लगा जैसे कोई तेज हवा का झोंका आके टकराया हो। बकायदा बहुत अच्छे से फील हुआ इनको। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ था नहीं, और एकदम से इंसान का भी दिमाग ऐसे नहीं जाता कि पर क्या पता क्या हुआ हो, तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया इसको। ठीक है, चलो ऐसे ही लगा हुआ, महसूस हुआ होगा। तो वो दिन था जब उनके ऊपर पहली बार तंत्र प्रयोग किया गया था। अच्छा। हाँ। तो ये चीज महसूस हो जाती है जिसके ऊपर होती है, तो उनको उस दिन महसूस हुआ था। लेकिन अब चूंकि नॉर्मली एक साधारण इंसान जिसको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, तो उतना ध्यान नहीं देता है। तो इन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद से क्या होने लगा, उसी रात से इनकी तबीयत खराब रहने लगी। और
पहले तबीयत खराब नहीं रहती थी ना, उनकी इतनी उम्र ज़्यादा थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी उनकी, शादी हुई भी कुछ ही टाइम हुआ था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, और मेरे ख्याल से इनके वो तब बच्चे भी नहीं थे। तो इनकी उस दिन से ना तबीयत खराब रहने लगी, और तबीयत खराब ये होती थी कि इनके पेट में दर्द उठता था बहुत भयंकर। बैठे हुए हैं आराम से, एकदम से बहुत तेज भयंकर पेट में दर्द होने लग गया। कुछ भी खाया हल्का फुल्का पेट में दर्द, कुछ भी पिया पेट में दर्द, इस तरीके से बीच बीच में इनको पेट में दर्द वाले सेशंस आने लग गए, बहुत बहुत ही भयंकर पेट में दर्द। तो मेडिकल हेल्प ली इन्होंने, कई डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को दिखाया, लेकिन मेडिकल में और रिपोर्ट्स में तो कुछ निकलना था नहीं, क्योंकि मेडिकल तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं इनको, इनको तो पैरानॉर्मल प्रॉब्लम थी, जो कि आगे अभी पता चलता है स्टोरी में कि क्या क्या हुआ था असल में इनके साथ में। तो खूब अगले कई महीनों तक इन्होंने खूब डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कुछ इनको फायदा नहीं मिल रहा था। फिर इनको किसी ने सजेस्ट किया, इन्हीं के किसी रिश्तेदार ने, कि भाई आप एक काम करो, आप किसी बाबा के पास जाओ एक बार। हाँ, मतलब कोई ना कोई होता ही फैमिली में जो सजेस्ट कर ही देता है। तो ये फिर वहीं पर ही शिमला में ही एक बाबा के पास गए उनको दिखाने के लिए। तो जब ये बाबा के पास गए ना, तो उस बाबा ने इनको अपने जो भी उनके पास थी विद्या, उससे उनको चेक किया, और चेक करते ही बता दिया कि भाई आपके ऊपर जो है तंत्र प्रयोग किया गया है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो उसको। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग वाला ब्लैक मैजिक है कि मैंने आपको बता तो दिया कर कि किया हुआ है, लेकिन मैं काट नहीं सकता इस ब्लैक मैजिक को। अगर आपको उसको कटवाना है तो आपको उसको बनारस लेकर जाना पड़ेगा। बकायदा उन्होंने बनारस में एक बाबा है, पवारी बाबा, कोई शिव मंदिर का एड्रेस दिया था इनको कि आप उस शिव मंदिर में जाओ बनारस में, वहां पे आपको पवारी बाबा मिलेंगे, वो इनका इलाज कर सकते हैं, यहाँ कोई इलाज नहीं कर पाएगा इनका। तो फिर उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया, तो ये अपना कुछ, मतलब ऐसे टाइम पे तो रिश्तेदार वगैरह भी आ जाते हैं इधर उधर से, तो ये दोनों, इसके मामा मामी और इनके इसकी मामी के भी भाई भाई और थोड़े कुछ क्लोज रिश्तेदार वगैरह, कुछ लोग मिलके इनको तो बनारस लेकर जाने लगे। लेकिन ऐसा होता है कि, मतलब होता क्या है ना इन केसेस में, जब भी कोई पैरानॉर्मल इफेक्ट होता है किसी की बॉडी के ऊपर, और उस चीज को, उस एंटिटी को पता लगने वाला होता है, पता लग जाता है कि भाई ये इसका इलाज करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं कहीं, तो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो वो भी एंटिटी खूब रोकने की कोशिश कर रही है इनको कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाना है। हालांकि उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गई, मारपीट पे नहीं गई थी वो, वैसा भी होता है कई केसेस में, लेकिन वो एंटिटी ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, बस यही बोल रही थी कि मेरे को नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब बहाने लगा रही थी कि ना लेकर जाए उससे। लेकिन फिर भी किसी तरह इसको लेकर गए वहाँ पवारी, उसमें शिव मंदिर में जहाँ पे वो पवारी बाबा बैठा करते थे। तो वहाँ पे गए तो इन्होंने फिर उस बाबा से मिलकर उनको सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे था, इनके पिछले कई महीनों से तबीयत ठीक नहीं हो रही है, और हम किसी से मिले तो उन्होंने आपका जो है पता बताया। तो पवारी बाबा, वो तो माने हुए बाबा थे वहाँ पे, तो उन्होंने इसके ऊपर हाजिरी बुलाई कि वो कौन सी चीज है इसके ऊपर। तो कुछ ही सेकंड्स बाद, मतलब कुछ 3 उंगलियों का इन्होंने मेरे को बताया था कि 3 उंगलियां उसके माथे पे रखी और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद वो हाजिरी आ गई उसके ऊपर। तो वो जो हाजिरी आई, फिर उसने बताया कि असल में मैं एक शैतान हूँ, और मुझे इसको मारने के लिए भेजा गया है, इसको खत्म कर, मतलब जान से ही मारने के लिए भेजा गया है। तो बाबा ने उससे पूछा कि क्यों भेजा है, क्या मकसद है मारने का, और किसने भेजा है। तो उसने बताया कि मुझे इस लड़के की, मतलब इसके मामा की बुआ ने भेजा है, जिसको खत्म करने के लिए। फिर अब ये भी पता चल गया था भी किससे भेजा है, तो बाबा ने अपनी आगे की क्रिया वगैरह करी, जो भी उतारा वगैरह होता है, और फिर सारे, मतलब पूरे रिचुअल्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने थोड़ी सी हाथ में राख लेके इसके यूं माथे पे फेंक के मारी। और जैसे ही इसको इनके ऊपर राख फेंक के मारी ना, इनकी बॉडी के अंदर से एक काले रंग का धुआं एकदम से निकला बाहर, जुप करके, और वो धुआं निकलता हुआ फिर इनके मंदिर से बाहर निकल गया, जो कि इस बात का संकेत था कि जो भी चीज थी इनकी, वो इनके पास में इनसे निकल गई है। अब चीज तो निकल गई थी, लेकिन फिर वो ये पता चल गया था कि इनकी बुआ ने करा है। तो ये सारे रिश्तेदार मिलके इनकी बुआ के पास गए। तो पहले तो उनसे आराम से पूछा कि भाई ये ऐसे ऐसे ये क्यों किया, तो पहले तो मना करती रही, लेकिन फिर उन्होंने सच्चाई बताई कि हमें तो बाबा ने बताया और ये सब हमने इलाज करवा लिया, अब तू को अब सच सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो अपने असलियत फिर उन्होंने बताई। उन्होंने इसलिए ये बताया कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी थी, वो सारा का सारा, वो सारी प्रॉपर्टी इस लड़के के पास चली गई, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए, और मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इस वजह से मैंने इसको खत्म करवा दिया, जिससे कि इसके आगे औलादे ही ना हो, और कुछ इनके, मतलब बदला लेने के चक्कर में, चलन के मारे। और लेकिन जैसे हाथापाई वगैरह भी इनकी
बस होते होते बची थी उस टाइम पे, इस लड़के ने मेरे को बताया था। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बुआ से रिश्ता तोड़ दिया और फिर अपना वापस ही घर पे आ गए। तो वापस घर पे आने के बाद में इनके साथ में फिर कभी वैसा दोबारा नहीं हुआ। और इनकी वो जो बुआ थी वो भी समझ ही गई थी कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते हैं इनका, क्योंकि वो बाबा थे, उन्होंने भी फ्यूचर में इनको कुछ ना हो इस तरह का अगर कुछ उनके साथ में कोई क्रिया कर दी थी। तो ये थी पूरी स्टोरी आदित्य। और इस तरह की ब्लैक मैजिक स्टोरीज बहुत कॉमन होती हैं और सभी में एक मतलब इस तरह की स्टोरीज में ब्लैक मैजिक वाली खासकर सब में एक चीज ही कॉमन होती है कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना वो रिश्तेदार ही होते हैं या कोई जानने वाले ही होते हैं, कोई भी अननोन अनजान बंदा नहीं होता। ये मैं भी मतलब देखता हूँ कि जैसे कि मैं भी अब जैसे हॉरर पॉडकास्ट हमने काफ़ी करे हैं, तो कोई आके अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है या किसी और का भी शेयर करता है, तो ज़्यादातर जो ब्लैक मैजिक वाली स्टोरीज होती है उसमें रिलेटिव्स के थ्रू ही किया गया होता है। तो हित क्या मतलब है कि आपके जो अपने होते हैं वही आपका हित नहीं चाहते, कहीं ना कहीं ये वाली बात हो जाती है। एक्चुअली वो हित इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो जलते हैं ना। अब जलन इंसान को किससे होगी? फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे बंदे को या मैं किसी ऐसे बंदे को मतलब ऐसे बंदे का बुरा क्यों करना चाहूंगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं कि वो कितना कमाता है, कैसा खाता है, कितनी प्रॉपर्टी, उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं उसका कैसे क्यों बुरा करने की सोचूंगा? मैं तो उसी का सोचूंगा ना कि जो जो हमारे रिलेशन में है, यार दोस्त है, पड़ोसी हैं, जो हम देख रहे हैं कि यार ये तो इतना कमा रहे हैं, इतना खुश रह रहे हैं, इनके तो बच्चे इतने कामयाब हो रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टीज इन्होंने ले ली, तो वो एक जलन वाली भावना आ जाती है। और पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए ये बात, लेकिन ज्यादातर ये जो ब्लैक मैजिक वाली चीजें करवाती हैं वो औरतें ही करवाती हैं आपस में। जलन जलन औरतें ज्यादा रखती हैं। देवरानी जेठानी पे करवा रही है और ये पड़ोसन पड़ोसन पे करवा रही है, इन सब चीजों के ऊपर। तो इसी वजह से अनजान बंदे पे तो कोई क्यों ही करवाएगा, किसी को क्या मतलब अनजान बंदा क्या कर रहा है क्या ही करना। तो ये जानने वाले यार दोस्त रिलेटिव्स पड़ोसी यही सब करवाते हैं इन सब चीजों को। जैसे आपने अभी एक जिक्र किया था कि उस पे हाजिरी आई, ये वाले उसका, तो हाजिरी आना मतलब क्या होता है इसका? ये मतलब हाजिरी हाजिरी मतलब हाजिरी इसको बोलते ही हाजिरी है, पर पेशी करवाना भी बोलते हैं इसको। होता क्या है ना, किसी कोई कोई मतलब एक तो वर्ड होता है खेलना। खेलना आप समझ रहे हो? जैसे कि कोई इंसान है, उसको उसके ऊपर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है, हावी है, तो वो उसको बीच बीच में उसके ऊपर आती है वो। और जब भी वो उसके ऊपर हावी होती है ना तो उसको सेशंस मतलब स्पेल्स आते हैं। जब वो चीज उसके ऊपर हावी हो जाती है और या तो कुछ ना कुछ करवाती है उससे, कुछ एक्शंस उससे करवाती है या मुंह से कुछ बुलवाती है, जी। तो वो पैरानॉर्मल एंटिटी उसके ऊपर आती है और वो सब चीजें करती है, लड़ाई झगड़े करती है, मारा पीटी करती है, ये सब चीजें करवाती है। तो जब इलाज के लिए जाते हैं ना तो उस पैरानॉर्मल एंटिटी को बुलाया जाता है उसके ऊपर उससे बात करने के लिए, तो वो हाजिर होती है। उसको बोलते हैं हाजिरी। हाजिरी करवाना कि भाई उसको बुलाएं तो सही, उसको बुला के ही तो पूछा जाएगा कि तू कौन है, तेरे को किसने भेजा, उसको हाजिरी बोलते हैं। पेशी करवाना भी बोलते हैं, हाजिरी करवाना भी बोलते हैं। तो ये है। हम्म। तो जैसे कि ये कभी आपने जो किस्सा सुनाया, तो ये हुआ ब्लैक मैजिक का। तो जैसे इसमें तो ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक वाले इंसिडेंट में थोड़ा सा ऐसा होता है कि चीज़ें हमें सुनने को मिलती है ना कि मतलब किसी थ्रू किसी की तरह मतलब किसी अलग अलग तरीके से करवाया जाता है ये चीज़ें। बाकी जैसे एक होता है कि साक्षात कुछ दिख जाना, मतलब किसी कोई एंटिटी दिख जाना या फिर कोई भूत दिख जाना, ऐसी कोई स्टोरी भी है आपके पास क्या? हाँ स्टोरीज तो बहुत है। चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। और होता क्या है ना, देखो जब मैं इस लाइन में नहीं आया था तब हमें भी ये चीज़ें अनबिलीवेबल लगती थी कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ जो है सुनी सुनाई बातें होती हैं, फिल्मों में ही कहानियों में ही होता है, रियल में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर अब आने के बाद में जब इतने लोगों से इस तरह के इंसिडेंट सुनते हैं तो समझ में आता है कि नहीं ये सब चीज़ें सुनी सुनाई बातें नहीं होती, ये सब रियल में भी होता है। तो अगर ये स्टोरी मैं जो सुनाने वाला हूँ ये भी हो सकता है लोगों को लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये रियलिटी ऐसा होता है। और इसी तरीके से होता है जिस तरीके से इस स्टोरी में हुआ है, बहुत होता है ऐसा। तो बेसिकली मेरे को पंजाब से भेजी थी मेरे एक व्यूवर ने। तो इनका ना एक कजन था, पंजाब में रहते थे वो, मोहाली में रहते थे मेरे ख्याल से, मोहाली या चंडीगढ़ में शायद रहते थे। तो वो जो कजन था कॉलेज में पढ़ता था वो, और उसके पास अपनी बाइक थी। तो उसकी आदत ये थी कि वो शाम को अपना आके घर पे आके ना बाइक लेके निकल जाता था घूमने फिरने, दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती करने। घूमने फिरने का बहुत शौक था उसका। और रात में फिर वो 8-8 9-9 10-10 11-11 बजे आता था घर पे वापस। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो रात के टाइम पे पता नहीं क्या उसका मन हुआ, आदत थी वैसे तो उसकी,
तो रात के टाइम पे उसने बाइक उठाई अपनी और अपना घूमने के लिए निकल गया। सर्दियों का टाइम था। तो वो ना घूमते घूमते एक पार्क में जाके बैठ गया। पार्क में इस तरीके से बैठा था कि वो पार्क के बाहर की तरफ बैठा हुआ था। बहुत बड़ा पार्क था, लेकिन वो पार्क के बाहर बैठा हुआ था और बाहर बैठा फोन वोन देख रहा था और मेरे ख्याल से शायद सिगरेट वगैरह भी पी रहा था। तो क्या हुआ, बाहर बैठे बैठे उसको अंदर से, थोड़ा सा दूर पार्क के अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। अच्छा। हाँ, जैसे कि कोई लड़की उसको बुला रही हो, आवाज, ठीक है। तो एकदम से उसने सुना कि कोई बुला रहा है मेरे को, तो उसने उठ के देखा तो कुछ दूर एक लड़की खड़ी थी, बहुत ही सुंदर सी, और उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। लाल जैसा शादी दुल्हन का होता है ना जोड़ा, उस टाइप का जोड़ा उसने लाल रंग का पहना हुआ था। और लाल रंग का जोड़ा ये क्यों पहनती है मैं बताऊंगा आपको। तो उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ, तो उसको अपने पास बुला रही थी। तो उसने इसको भी देखा कि भाई कोई लड़की बुला रही है, तो मैं जाके बात करता हूँ उससे। तो वो गया और उससे बात करने लग गया और इधर उधर की इन्होंने बातें करी। तो बातों बातों में फिर उस लड़की ने पूछा, भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो इसने बताया कि मैं तो घूमने आता हूँ यहाँ पे, मैं बस घूमने आया हूँ। इसने भी उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उसने भी बताया कि मेरा भी घर पास में ही है, मैं भी घूमने आती हूँ उस टाइम पे, तो मैं भी बस घूमने आई थी और आपको मैंने बैठे देखा तो आपसे बात करने का मेरा मन हुआ। तो बातों बातों में इनकी काफ़ी बातें होने लग गई और उस दिन के बाद से वो ये डेली मिलने लग गए रात में। और ना सिर्फ मिलते, बल्कि इनके फिर फिजिकल रिलेशन भी बनने लग गए। अगले मतलब जब भी ये मिलते, इनके बीच में सेक्स होता। अब इसको ना ऐसी लत पड़ गई थी उस लड़की के साथ में सेक्स करने की, एक भी दिन उससे मिले बिना रह नहीं पाता था। लेकिन और ये बात ऐसी थी कि किसी को बताता भी नहीं था घर पे, क्योंकि घर पे तो ऑब्वियसली ऐसी बात बता नहीं सकते। लेकिन ये जो कजन था जिसने ये स्टोरी मेरे को भेजी थी, इसको ये बताता था बात, क्योंकि हम उम्र थे दोनों, आपस में ये शेयर करता था, तो उसको ये बात पता थी कि भी ऐसा ऐसा इसके साथ में चल रहा है। अब होने क्या लग गया ना, अगले 3-4 महीने बाद इसका जो वजन था, पहले ये बताता 90 के आसपास था इस लड़के का वजन, बहुत ही लंबा तगड़ा लड़का था। लेकिन अगले 3-4 महीने में इसका 56 के आसपास इसका वजन हो गया इस लड़के का। अरे वाह। तो इसका बहुत ही कमजोर हो गया है लड़का। तो घर वाले भी परेशान कि भाई ऐसा क्या हो रहा है एकदम से लड़के को। तो इन्होंने खूब इसको डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स फिर अगेन वही, मेडिकल प्रॉब्लम तो थी नहीं है, ये तो कुछ और ही प्रॉब्लम थी। तो फिर इनको भी किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप ना इसका वो करवाओ, क्या बोलता है, किसी बाबा को दिखाओ। तो फिर ये एक बाबा के पास लेकर गए। तो बाबा ने इसको इसको चेक किया, तो बाबा ने सबसे पहले तो इसको बोला कि आप एक काम करो, सबसे पहले इसका इलाज करवाओ। जो मेरा वाला इलाज है वो मैं करता रहूंगा, लेकिन आप इसका मेडिकल इलाज करवाओ, क्योंकि ये जाने वाला है, मरने वाला है अगले कुछ दिनों में। इसका मेडिकल इलाज करवाओ फटाफट से। तो फिर वो इसको हॉस्पिटल लेकर गए, इसको और कई तरह के चेकअप वगैरह करवाए। तो पता चला इसकी ना ब्लड में इन्फेक्शन हो गई थी, और इन्फेक्शन इतनी बढ़ गई थी कि इसका पूरा फिर ब्लड चेंज करवाया गया। और वो अगर अगले कुछ दिनों में चेंज नहीं होता ना, तो लड़का 100% मर जाता। इसकी बॉडी में नया ब्लड ही नहीं बन रहा था। ब्लड जो बन रहा था उसमें इन्फेक्शन हो रही थी, और वो बॉडी ने ब्लड बनाना ही बंद कर दिया। तो कुछ इस तरीके की इसको मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उन्होंने इसका ब्लड वगैरह चेंज करवाया पूरी बॉडी का, और फिर से उस बाबा के पास में गए। तो फिर बाबा ने इससे पूछा कि भाई तुम पिछले कुछ दिनों में जो है क्या चल रहा है तुम्हारे साथ में, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये बता नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों के सामने इस तरह की चीजें शेयर नहीं कर सकता था। लेकिन इसके कजन ने फिर ये बात बता दी इसके घर वालों की, भाई ये ऐसे ऐसे लड़की से मिलता है रात के टाइम पे। फिर इनके घर वालों ने बाबा को बताई। तो बाबा ने बताया कि वो जो लड़की है ना, वो असल में एक प्रेत है, और वो तेरी जान लेना चाहती है। जो तू ये सोच रहा है ना, तू उसके साथ जाकर ये सब करता है, वो उसका तरीका है तेरा खून पीने का, और तेरी जान वो धीरे धीरे इसी तरीके से ले रही है। तो फिर उस बाबा ने, फिर ये लड़का भी समझ गया था तब तक, क्योंकि इसको भी अपनी हालत तो दिख ही रही थी। तो उस बाबा ने इसका इलाज कर दिया, और इसके हाथ पे कोई धागा वागा बांध दिया, जिससे कि वो मतलब उसकी पो ना ले। अब क्या था, ये पार्क में जाना तो बंद कर दिया था, इसकी हेल्थ भी धीरे 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 इंप्रूव होने लग गई थी। लेकिन अब क्या होने लग गया, वो लड़की उसको सपने में दिखाई देने लग गई। हर रात वो उसको सपने में दिखाई देती, वही वाली प्रेत। तो फिर ये कुछ दिनों बाद फिर से बाबा के पास गए। उन्होंने बताया कि बाबा अब तो ठीक है, वो पार्क में नहीं जाता, लेकिन अब तो लड़की इसी के सपने में आने लग गई, तो अब आप कुछ करो। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या? तो अब तो इसका इलाज फिर एक ही तरीका है, एक ही तरीका है इसका, तो मुझे उस पार्क में जाके ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बाबा रात में जब कोई नहीं होता पार्क में,
एक रात उस पार्क में गए, उस पार्क को फिर उन्होंने कुछ अपने मंत्रों से उस पार्क को बांधा चारों तरफ से, मतलब धागे से नहीं बांधा, मंत्रों से बांधना बोलते हैं इसको, अब कुछ इस तरीके से कर दिया कि वो जो थी प्रेत आत्मा वो उसी में बंध गई। और उस दिन के बाद से फिर इसको वो जो है सपने आने बंद हुए, और तब जाके इसको मतलब एक पक्का इलाज हुआ है इसका उस पॉइंट के बाद में। तो ये पूरी स्टोरी थी, जिसमें मैं खुद ही, मैं तो ये बोलूँगा भी खुद ही जो है आउट ऑफ लस्ट ये अपने मुसीबत में फंस गया था लड़का। और ऐसा ना बहुत केसेस में होता है कि फीमेल एंटिटीज लड़कों को, जवान लड़कों को खासकर अपना शिकार बनाती हैं सिर्फ सेक्स करने के पर्पज से, और सेक्स सिर्फ एक बहाना होता है, असल में वो उनकी जान लेती हैं। और ये जो वेट गिरता है ये भी बहुत कॉमन होता है इस तरह की चीज़ों में। अगर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी किसी किसी इंसान को इफेक्ट कर रही है ना, तो उसके वेट में 100% मतलब डिक्लाइन आएगा, उसकी हेल्थ गिरेगी, उसका वेट गिरेगा 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के ऊपर कोई पैरानॉर्मल इफेक्ट हो और उसकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़ रहा हो, 100% उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। जैसे हम देखते हैं कि दुल्हन के जोड़े में दिखना, तो इसके पीछे कोई खास रीज़न होता है? कि मैंने ना बहुत केसेस में सुना है कि दुल्हन के जोड़े में लड़की दिखती है, या फिर कह सकते हैं कि लाल कपड़ों में दिखती है। इसमें मेरा तो मानना ये है आदित्य कि देखो, वो जब आती है दुल्हन के कपड़े में लाल जोड़े में आती है तो वो सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए आती है। और मेरी तो पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरा तो ये मानना है कि भाई लाल जोड़े में ही, दुल्हन के जोड़े में सबसे अट्रैक्टिव लगती है कोई भी लड़की। एक नई नवेली दुल्हन जो होती है लाल जोड़े में चूड़े वूड़े पहन के जो वो आती है बाहर, तो वो जो उसमें एक अट्रैक्टिवनेस होती है ना, वो एक आम लड़की में नहीं होती। और उनका तो पर्पस ही होता है अट्रैक्ट करने का सामने वाले बंदे को। तो मुझे लगता है शायद इसलिए ही वो लाल जोड़ा पहनते हैं, जिससे कि सामने वाला 100% उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अगर लाल जोड़ा ना पहन के आएंगी, कुछ सिंपल कैजुअल क्लोथ्स पहन के आएंगी, तो हो सकता है सामने वाला उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो एक बार के लिए, लेकिन लाल जोड़े पे तो बंदा फिर अट्रैक्ट हो ही जाएगा चाहे कोई भी हो। इसमें जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम सुनते हैं, जैसे आपने अभी ये पूरा इंसिडेंट बताया, तो जैसे वो हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, घोस्ट जो होते हैं, है ना, जो ये आत्मा होती है हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो इसमें हमारी कोई गलती रहती है तभी ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, या हम मतलब हमारे पीछे पड़ते हैं, या फिर नॉर्मली भी ये पड़ जाते हैं अगर हम इनके मतलब एरिया में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो? नहीं, अगर आपसे कोई गलती हो रही है फिर तो वो छोड़ेगी नहीं आपको, फिर तो वो बदला लेगी आपसे, ठीक है। लेकिन अट्रैक्ट तो वो रैंडमली किसी को भी कर सकती हैं अपनी तरफ। मान लो रात में इस तरह की चीजें निकलती हैं, रात में पार्क वार्क्स में, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। तो रात में आप जा रहे हो किसी पार्क वार्क में, आपको कोई ऐसा खड़ा दिख रहा है, या किसी सुनसान रास्ते पे भी अगर आपको, मान लो पहाड़ों पे आप जा रहे हो और सुनसान रास्ते में आपको कोई दिख रही है इस तरीके की कोई लड़की लाल जोड़े में खासकर, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। वो वो तो एक रैंडम चीज है, वो तो किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये बदला लेने वाला, ये तो फिर एक अलग ही मामला हो जाता है। मान लो आपने किसी पेड़ के ऊपर कोई एंटिटी है, वहां पे जाके रात में चलते हुए आपको पेशाब लगा, आपने वहां पे कर दिया, या कोई चीज बैठी हुई है, अब दिखती तो है नहीं तो कई बार ठोकर लग जाती है उनको, या उनकी कोई चीज रखी हुई है उस पे लात लग गई, तो फिर वो पीछे लग जाती है। फिर वो तो एक अलग बात होगी, वो तो बदला लेने के लिए आई है आपसे। लेकिन रैंडमली अट्रैक्ट तो ये किसी को भी कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से इस केस में तो ऐसा था ना कि उसको जो लड़का था उसको ये लग रहा था कि ये रियल लड़की ही है। हाँ, ऐसा कई स्टोरीज आ चुकी है मेरे पास में जिसमें इस तरीके की चीजें होती हैं। इनफैक्ट इंग्लिश में तो इनके लिए टर्म्स भी है, इनक्यूबस और सक्यूबस। इनक्यूबस एक ऐसी मेल एंटिटी होती है जो कि फीमेल के साथ लगती है सिर्फ सेक्स करने के पर्पज से, और सक्यूबस एक फीमेल एंटिटी होती है जो मेल के साथ में लगती है सिर्फ सेक्स करने के पर्पज से। तो इनके नाम भी हैं बकायदा, ऐसी बात नहीं है। तो जो ये मतलब एंटिटी जैसे आप बता रहे हो कि इस पर्पस से ही, स्पेसिफिक एक रीजन से ही अगर वो उसके पीछे लग रही है, तो उनका जो मेन मोटिव है वो जान लेना ही है। लेकिन हाँ, जान लेना, जान ले, धीरे धीरे उसकी जान लेती है वो। उसकी बॉडी में या तो खून बनना बंद हो जाएगा, या खून की कमी आ जाएगी, हेल्थ तो गिरेगी गिरेगी, लेकिन हेल्थ गिरने की प्रोसेस में खून बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर वो उसका खून भी चूस रही होती हैं वो, ये चीज़ें तो ऐसे ही है। जैसे कि अभी हम लोकेशंस की बात करें अगर, कि कौन सी ऐसी जगह है जो हमें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए अगर हम रात के टाइम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कि यहाँ रुका ना जाए, या रेबल्स वगैरह। नहीं नहीं नहीं,
कहीं भी, लाइक अगर जंगल का रास्ता। देखो मेरी ओपिनियन तो ये है, हालांकि मैं ये मतलब डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ किसी को, मेरी तो ओपिनियन ये है कि भाई रात के टाइम पे अपने घर में ही रहो, तब उधर ना निकलो। लेकिन अगर निकलना पड़ ही रहा है तो अपने, अब रात में तो देखो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि आप कहाँ मतलब कहाँ जाओगे, या तो मतलब आपको टॉयलेट की भी अगर जरूरत महसूस होती है तो आप कहीं रास्ते में ही करोगे, तो वहां भी अब क्या पता कौन से पेड़ के ऊपर को किस तरह की बला बैठी हुई है। तो मैं तो यही बोलूंगा ऑडियंस को कि आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए रात में कहीं भी सुनसान रास्ते पे निकलना, स्पेशली जो ये पुराने पेड़ होते हैं ना, जैसे पीपल के हुए, बरगद के पेड़ हुए, पुराने पेड़ जो होते हैं, खजूर के पेड़, उनको तो बहुत अवॉइड करना चाहिए, उनको तो बिल्कुल भी नजदीक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, जो पैरानॉर्मल एंटिटीज होती है ना, ये खुद भी नहीं चाहती हैं कि ये ऐसी जगहों पे रहे जहाँ पे कि लोगों का आना जाना हो। क्योंकि इनको भी फिर जो है लोगों की ठोकर पड़ती है, लात पड़ती है, इनको भी उनकी बातें शोर शराबा पसंद नहीं होता है। तो ये खुद चाहती हैं कि ये ऐसी चीजों पे ही रहें जो कि थोड़ा सा दूर हो, कट के हों, इसीलिए पेड़ों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि पेड़ों के ऊपर तो किसी का पैर पड़ने नहीं वाला। तो ये खुद चाहती हैं इस तरह की चीजें। तो जो ये सुनसान इलाके होते हैं ना, मेरे तो ये ओपिनियन में इनसे बच के ही रहो, क्योंकि क्या पता कहाँ किस तरह की कौन सी बला बैठी हुई है। और एक और चीज मैं बताऊं आपको कि ये जो एक्सीडेंट होने में, इनसे इनकाउंटर होने में तो सिर्फ 1 सेकंड लगती है, लेकिन फिर इनसे ना पीछा छुड़ाने में महीनों सालों लग जाते हैं। ये पीछा नहीं छोड़ती हैं ये चीजें, ऐसे इतनी जिद्दी भी होती हैं। तो बेहतर ये वो बच के ही रहो फिर इन चीजों से। तो भाई जैसे हम देखते हैं कि ना बहुत अलग अलग ऐसी एंटिटीज बताई जाती हैं कि जिनको मतलब जिनसे पीछे छुड़ाने में ना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जितना मैंने अभी तक देखा है ना कि एक तो सुनने में आता है छलावों का, और एक सुनने में आता है जिन्नात जिन लोगों का। तो थोड़ा अगर आप इन पे कोई स्टोरी हो आपके पास, इन पे अगर आप कुछ बता सको। देखो छलाओं का तो ऐसा है, छलाओं की मेरे पास बहुत स्टोरीज आ चुकी हैं, मैं अपने चैनल पे बहुत स्टोरी सुनाता हूँ छलाओं की। छलावे जो है वो ऐसे नहीं आते किसी को, जितनी मेरे को नॉलेज है वो ऐसे किसी को पजेस नहीं करते, उनके अपने एरियाज होते हैं। अगर आप उनके एरिया में चले गए तो वो आपको छलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सुनसान रास्ते पे चले गए और वहां पे कोई छलावा आपके ऊपर हावी हो गया, तो वो आपको वहां से निकलने ही नहीं देगा। आप घूम फिर के बार बार उसी जगह पे पहुंच जाओगे, फिर घूम फिर के जाओगे कई कई किलोमीटर, उसी जगह पे पहुंच जाओगे, आप उसी जगह पे ही बंद होके रह जाओगे। छलावे ऐसे करते हैं खेल। या फिर वो किसी दूसरे का रूप लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप की स्टोरीज तो पता नहीं कितनी आ चुकी हैं कि मान लो रात में दो दोस्त हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि चल सुबह सुबह हम जो है मछली पकड़ने चलेंगे नदी में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा होता है, जिससे कि वहां पे कोई भीड़ ना मिले। तो अगले दिन सुबह जो दोस्त बुलाने वाले आने वाला था ना, उसके जगह कोई छलावा आ जाता है दोस्त का रूप लेके, और वो उसको लेकर चला जाता है कि चलो मछली पकड़ने चलते हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। और एक आध कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे थे जिसमें कि जान भी मतलब चली गई थी, जो छलावा लेकर जाता है। तो या तो वो नदी में डुबा देता है, या पुल से गिरा देता है, या इस तरीके की चीजें वो कर देता है। तो छलावा तो इस तरीके से काम करता है, लेकिन जिन जिन तो बिल्कुल ही फिर अलग चीज हो गई। एक तरीके से इल्यूजन में डाल देता है आपको। हाँ हाँ हाँ, इल्यूजन में डाल देता है। और इंग्लिश में भी इसके लिए टर्म है स्किन वॉकर। हालांकि वो एक वेस्टर्न एंटिटी है, तो लेकिन स्किन वॉकर मुझे लगता है छलावे का ही इक्विवेलेंट होता होगा। ओके। तो और जिन जिन का जैसा आप पूछ रहे थे, जिन तो एक बिल्कुल अलग ही एंटिटी हो गई। अ, जिन जिन्नात की तो पूरी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। अच्छा। हाँ, जैसे हम इंसानों की दुनिया होती है, ऐसे जिन्नात की अलग दुनिया होती है। और जैसे ह्यूमन बींग्स एक अलग ही स्पीशीज हो गई, इसी तरह जिन्नात एक अलग ही स्पीशीज होते हैं। उनमें भी उनके जो है मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो घरों में रहते हैं, खाना खाते हैं, और कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं। ये सारी चीजें उनके भी उनमें होती है, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। अच्छा। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैंने भी बताया ना, ऑडिशंस में लिए थे हमने कल और आज, तो एक दो वहाँ पे भी कुछ जन्नत के किस्से सुनने को मिले थे। एक कल लड़का आया था, वो बता रहा था कि उनके गांव में, उनके पुराने घर में
50,000 जिन रहते हैं, अच्छा 50,000। लेकिन वो वैसे जिन नहीं है, परेशान करने वाले नहीं है। उनको वो अपने दायरे में रहते हैं और किसी को परेशान नहीं करते, क्योंकि उनको अलग से जगह दी हुई है कि भाई ये जगह आपकी है, आप यहाँ पे रहो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम आपकी जगह पे नहीं आएंगे, आप हमारी जगह पे नहीं आओगे। इस तरीके से रहते हैं। आज भी आज भी एक लड़के ने बताया था, यूपी का है वो लड़का, मिर्जा करके था वो लड़का। तो उसने बताया कि उसके घर में एक जिन का पूरा परिवार रहता है। वो किसी किसी टाइम पे उसके दादा इन सब चीज़ों का काम करते थे, तो तब से ही वो जिन की फैमिली उनके घर में रहती है। तो बता रहा था अभी कुछ टाइम पहले, वैसे तो वो परेशान नहीं करते जिन, लेकिन बीच बीच में अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं उन लोगों को। हम्म तो बता रहा था अभी कुछ टाइम पहले उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ। तो स्लीप पैरालिसिस जब हुआ तो उसकी छाती के ऊपर फोन ऐसे ही वर्टिकली खड़ा हो रखा था, उसने देखा। तो कहता है ये जिन्नात का ही काम था, और हालांकि वो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो लेकिन मेरी ओपिनियन में तो ये भी स्लीप पैरालिसिस, किसी को स्लीप पैरालाइज करना, ये भी एक तरह का नुकसान पहुंचाने का ही पार्ट होता है ये भी। हम्म खैर, तो जिन्नात की एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जी लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें थोड़ी बेसिक सी बता दूं मैं जिन्नात के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता है। लेकिन वैसे तो कॉमन चीज़ें पता ही होती हैं बहुत से लोगों को, कि इस्लाम के हिसाब से ना इस्लामी कॉन्सेप्ट है जिन का, हिंदू रिलीजन में जिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी तो वो इस्लाम के हिसाब से जो जिन्नात है ना, वो आग के बने होते हैं, और इंसान जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। और जिन्नात, जो होते हैं, इनके अंदर पावर्स इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। और और जैसे मैंने बताया ना कि ये अलग ही स्पीशीज होते हैं, तो इनमें भी अच्छे जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी होते हैं। और अच्छे जिन लोगों का भला भी करते हैं। इनफैक्ट बहुत सी दरगाहें ऐसी हैं जो कि दरगाह होती है जहाँ पे कि लोग अपने मतलब इलाज के लिए जाते हैं या कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो उनके असली बाबा होते हैं दरगाह के, वो जिन्नात ही होते हैं, जिन ही होते हैं वहाँ पे, जो कि लोगों की मदद कर रहे होते हैं ऊपरी चीज़ों से। तो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये यूपी से मेरे को एक मेरे व्यूवर ने भेजी थी। मेरे को वो अच्छी लगती है वाली स्टोरी। तो वो क्या था, जिस एरिया में वो लोग रहा करते थे ना, ये फैमिली थी इनकी। तो उनके घर के पीछे ही एक काफी बड़ा सा खाली ग्राउंड हुआ करता था, और उस ग्राउंड में कुछ पेड़ लगे हुए थे। तो जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे वो सारे उस छोटे से ग्राउंड में जाके खेला करते थे। और वहीं पर ही उस ग्राउंड के साथ में ही एक दरगाह थी, काफी फेमस दरगाह थी वो वहाँ की। बड़ी नहीं थी छोटी, लेकिन फेमस दरगाह थी। आसपास के लोग वहां पे आते थे माथा वाथा टेकने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, आ, इस फैमिली में एक छोटा बच्चा था और उसकी बड़ी बहन थी। बच्चा छोटा ही था, 6-7 साल का बच्चा था, और उसकी बड़ी बहन थी 10-12 साल की। तो अपना रोज की तरह उस पार्क में खेल रहे थे ये दोनों बच्चे। तो खेलते खेलते ना वहां पे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर इनको एक सांप चलता हुआ, मतलब चल नहीं रहा था, वो बैठा हुआ था आराम से सांप। उनको सांप बैठा हुआ दिखाई दिया उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के ऊपर। और वो पेड़ जस्ट उस दरगाह के बगल में था। तो ये बच्चा जो था ना, ये बहुत ही शैतान बच्चा था, ये हम्म जो ये लड़का था 5-6-7 साल का। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के उस क्या बोलते हैं, सांप को फेंक के मार दिया बहुत जोर से। अच्छा और तो सब बच्चे खेल ही रहे थे, सब देख रहे थे कि इसने पत्थर फेंक के मारा। तो जैसे इसने पत्थर फेंक के मारा ना, वो सांप वहां से गायब हो गया उस पेड़ से। अब ये चीज देखकर बाकी जितने बच्चे थे वो तो सारे डर के भाग गए। लेकिन ये बच्चा बहुत खुराफाती था, बहुत शैतान था ये बच्चा। तो ये गया नहीं, बल्कि ये क्या किया, ये उल्टा पेड़ पे चढ़ गया, और उस टहनी पे जहाँ पे वो सांप बैठा था वहीं पर अपना बैठ के खेलने लग गया। अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद खेलते खेलते इसके हाथ उस टहनी से चिपक गए। ये रो रहा है, चिल्ला रहा है कि दीदी मेरे हाथ नहीं छूट रहे, मम्मी मम्मी, मतलब चिल्ला रहा है वहां पे कि मेरे हाथ नहीं छूट रहे, हाथ नहीं छूट रहे। पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन हाथ नहीं, इसके चिपक गए उस टहनी से। तो इसकी बहन थी जो बड़ी, वो भी छोटी थी, 10-12 साल की थी। तो जल्दी से भाग के गई अपनी मम्मी के पास में, और अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उसकी मम्मी आए जल्दी से। लेकिन फिर जब उसकी मम्मी आई ना, तो उसके हाथ छूट गए अपने आप से। और फिर इसकी मम्मी ने उसको पकड़ा, उससे उतारा पेड़ से, और घर लेकर आ गए। तो जो भी हुआ था बच्चों के बीच में हुआ था, ना इसकी मम्मी को कुछ पता कि क्या हुआ, ना किसी बड़े ने कुछ होता हुआ देखा। तो इसकी मम्मी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। सब कुछ नॉर्मल ही था, आया घर आए, खाना वाना खाया और ये सो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी रात को इसकी मम्मी को एक सपना आया। हम्म
सपने में क्या है, एक बहुत ही बड़ा 8-9 फीट लंबा कोई कोई लंबी लंबी दाढ़ी वाला आदमी, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे ऊपर से नीचे तक, एक एक टिपिकल जिन वाला जो हुलिया होता है ना, वो उसका हुलिया था। वो आदमी इनके इसकी मम्मी के सपने में आया। उसने ये बता इसकी मम्मी से बोला कि हम लोग तो हमेशा इंसानों की मदद करते आए हैं, हम तो तुम लोगों की मदद करते हैं, ऊपरी चीजों से इलाज करते हैं, बचाते हैं, लेकिन तेरा बच्चा इतना शैतान है, उसने हमें ही पत्थर फेंक के मारा। अब जो है हम मैं तेरे बच्चे की जान नहीं बख्शूंगा, इसको हम मार के रहेंगे, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब सपने में वो बता रहा है इसकी माँ को ये सब कुछ। तो उसकी माँ फिर सपने में ये सब सुनी तो वो रोने लग गई और उसके पैरों में पड़ गई सपने में ही कि बाबा मेरे बच्चे से गलती हो गई, वो तो छोटा बच्चा है, आप जो भी सजा दोगे आप मुझे दे दो, और जो आप बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, बस आप मेरे बच्चे की जान बख्श दो। तो वो अच्छा जिन था। तो कुछ देर बाद उसका भी फिर जो है मन पसीज गया। तो उसने कहा ठीक है, तेरे बच्चे ने गलती तो करी है और उसकी सजा भी मिलेगी, उसको नहीं तो तेरे को मिलेगी। तो उसकी सजा ये है कि इसकी जान मैं तभी बख्शूंगा, तेरे को अगले 21 दिनों तक जो हमारी दरगाह है ना, मतलब दरगाह आपने देखी है, उसमें एक कब्र टाइप होती है जी, और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, माथा टेकते हैं वहां पे। तो उसने बताया कि जहां पर जो हमारी दरगाह है ना, वहां पे तेरे को अगले 21 दिनों तक सुबह सुबह झाड़ू लगानी होगी। और वो झाड़ू पता कैसे लगानी है? वो झाड़ू तेरे को अपने बालों से लगानी है। अच्छा, अपने बाल बांध के चारों तरफ से तेरे को वो झाड़ू लगानी होगी उस दरगाह में। तो उसकी मम्मी के पास तो और कोई चारा था नहीं, उसको तो पता था कि भाई मेरे बेटे की जान नहीं बख्शी जाएगी। तो वो तैयार हो गई कि ठीक है बाबा, हम ये करेंगे। उसके बाद फिर अगले 21 दिनों तक इसकी माँ रोज सुबह सुबह जाती, 4-5 बजे जो नमाज का टाइम होता है उससे पहले, और पूरी जो वो थी इनकी दरगाह थी, उसमें अपने बाल बांध के जैसे झाड़ू मारी जाती है ना, ऐसे अपने बालों से झाड़ू लगाई इसमें अगले 21 दिनों तक। अच्छा हाँ, और तब जाके फिर इसके बच्चे की जान बची। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। जैसे आपने पूछा था ना वो पहले सवाल की, ये परेशान करती हैं चीजें, तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि अननेसेसरी परेशान नहीं करती हैं, लेकिन इनके अंदर भी गुस्से और बदले वाली भावना होती है, तो अगर इनको प्रोवोक किया जाता है या पोक किया जाता है तो फिर ये बदला भी लेती हैं। जी, जैसे कि जिनका जिन्नात का हम सुनते हैं कि अगर ये एक बार लग जाते हैं तो ये कोई जल्दी से उतार नहीं सकता इनको, ऐसा भी कुछ होता है? एक्चुअली पता है जिन भी तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ये इन इनकी फैमिलीज होती हैं, इनकी उम्र भी बढ़ती है समय के साथ में। तो कुछ जिन उम्र के साथ में बहुत ताकतवर भी हो जाते हैं, कुछ जिन नहीं भी होते हैं इतने ताकतवर, इनकी भी अपनी हायरार्कीज होती हैं, राजा और रानी भी होते हैं इनमें। अच्छा हाँ, राजा जिन भी होते हैं, रानी जिन भी होती हैं। रानी जिन की भी एक स्टोरी आई थी मेरे पास में, उसको तो कोई हटा ही नहीं सका था, उसे तो पूरी दुनिया छान मारी थी, रानी जिन को कोई नहीं हटा सका था। तो ऐसा नहीं है कि किसी जिन को नहीं हटा सकते, जिनको भी हटा सकते हैं। और एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, मेरे को किसी ने बताई थी एक बार कि चूंकि ये मुस्लिम एंटिटी होती है ना, तो मुसलमानों में तो जो है सूअर को बहुत गंदा माना जाता है। उसमें सूअर को तो बहुत ही गंदा माना जाता है, उसको तो देखना भी पसंद नहीं करता ये मुसलमान। तो मेरे को किसी ने बताया था एक बार कि अगर किसी के ऊपर या किसी के घर में कोई मुस्लिम एंटिटी हो, मुस्लिम एंटिटी तो जिन्नी होता है, तो जिन की कोई परेशानी हो, तो उनको अपने घर में सूअर के घी की धूमनी देनी चाहिए। धूमनी समझते हो? दोनों टाइप हाँ, जला के। हाँ, जैसे कि छोटा सा कोयला जलता हुआ या उपला जलता हो, उसको हुआ, हाँ, उसके ऊपर सूअर का घी डाल के उसका धुआं पूरे घर में दिया जाए, तो कोई भी मुस्लिम एंटिटी उस घर में टिकेगी नहीं, वो भाग जाएगी। तो थोड़ा सा लॉजिक भी है इस बात में, क्योंकि सूअर को बिल्कुल नहीं पसंद करते, चाहे वो इंसान हो, मुस्लिम इंसान हो, चाहे वो जिन हो, तो सूअर को पसंद नहीं कर सकते। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क ये हो जाता है कि ऐसा करने से वो एंटिटी बहुत गुस्से में भी आ सकती है, और गुस्से में आके वो जान लेने में तो उनको कुछ भी समय नहीं लगता, तो जान भी वो ले सकती हैं। तो ये भी ऐसी भी चीजें होती हैं। तो जैसे कि ये आपने बताया राजा जिन रानी जिन, तो ये मतलब ये चीज़ें काफ़ी सारे लोग इसमें बिलीव भी नहीं करते कि मतलब ये एंटिटीज होती है या नहीं होती है, लेकिन इसमें आप बता रहे हो कि राजा रानी भी होती है, तो ऐसी कोई स्टोरी अगर आप बता सको, रानी से चिड़ी या राजा से चिड़ी। देखो रानी जिन की तो मेरे पास में आई थी स्टोरी,
तो उसी स्टोरी से मैं डिड्यूस कर रहा हूँ कि अगर रानी जिन होती तो राजा जिन भी होते होंगे फिर तो। जब तो रानी जिन की स्टोरी ऐसी थी कि मेरे को बिहार से किसी व्यूअर ने स्टोरी भेजी थी, तो मेरे को पूरे मतलब सारे इवेंट्स तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद है मैं उतना बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ये जिस लड़के ने भेजी थी ना, इसके पापा के साथ में ये इंसिडेंट हुआ था जवानी के दिनों में, उनकी शादी से पहले जवानी के टाइम पे, जो वो बहुत जवान और लंबे और तगड़े हुआ करते थे। तो कहीं से ना उनके पीछे कोई फीमेल जिन लग गई थी। फी नहीं, वो इसकी शुरुआत पता कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत ये हुई थी कि उनको ऐसा लगता था कि उनके साथ में कुछ चीज़ जुड़ गई है। ये नहीं पता था कि क्या जुड़ा है। वो जिन है, कौन-सी जिन है, क्या नहीं, मेल जिन है, फीमेल जिन है, ये सब नहीं पता था। तो उनके साथ में जब पैरानॉर्मल चीज़ें होने लग गई ना, तो वो आस-पास के बहुत से बाबाओं के पास, मौलवियों के पास वो गए अपना इलाज-विलाज करवाने के लिए। लेकिन जब भी इलाज करवाने के लिए कहीं पे जाते हैं ना, तो इलाज करने वाला सबसे पहले ये पता करता है कि चीज़ है क्या? असल में कौन-सी चीज़ परेशान कर रही है? तो वो जितनों के पास भी गए ना, दसियों, पचासों मौलानाओं के पास वो गए, कोई उसका नाम भी नहीं पूछ पाता था कि भई तू है क्या चीज़? कोई औरत की आत्मा है, आदमी की आत्मा है, कोई प्रेत है, चुड़ैल है, ब्रह्म राक्षस है, क्या चीज़ है? ये तक भी नहीं पता कर पाते थे। फिर उनको क्या है, उनको एक ऐसे मौलाना नहीं, कुछ और ही बोलते हैं उसको, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं। एक ऐसे किसी के बारे में पता चला, जो कि उसके पास इतनी शक्ति थी ना, कि वो पानी भर के उसके अंदर उसकी शक्ल दिखा देता था, जो चीज़ उसको इफ़ेक्ट कर रही है। अच्छा, हाँ। तो उसके पास गए, इनको पता चला कि भई वहाँ पे इलाज हो सकता है इनका, तो ये उनके पास में गए। तो जब ये उनके कमरे में घुसे ना, तो कमरे में जैसे आदमी घुस रहा है, तो अंदर वो बैठा हुआ था मौलाना। तो कमरे में घुसते के साथ ही इसने उसको बोला, "अरे आदाब, आप भी आए हैं यहाँ पे?" और वो उस लड़के को नहीं बोल रहा था, उसके पीछे जो खड़ी थी ना उसको बोल रहा था। अच्छा। फिर वो अंदर आया, वो लड़का, तो उसने साफ बोल दिया कि भई आपके रास्ते यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप किस लिए आए हो मेरे पास में? फिर उन्होंने बताया कि भई क्या है, कि मतलब क्या परेशानी है मेरे ऊपर, ये तो बता दो। तो उसने बताया कि आपके ऊपर जो जिन्नात सवार है ना, उसके सर के ऊपर ताज है। वो एक रानी जिन है। ये ताज जो है, ये पहचान है रानी जिन की। और इसको आप भूल जाओ कि इसको कोई भी हटा सकता है दुनिया में। तो वहां से उसको पता चला था कि इसके ऊपर रानी जिन है। लेकिन फिर क्या था कि वो इसको ज्यादा परेशान नहीं करती थी। मेरे को ऐसा लगता है कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होके आ गई थी, इसके पिताजी के ऊपर शादी से पहले। तो धीरे-धीरे जो है ना, वो आस-पास के लोगों को भी पता चला कि भी इसके ऊपर रानी जिन है, तो लोग इनके पास आने लग गए इलाज-विलाज के लिए। और वो इलाज करती भी थी, मतलब जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होती थी, वो बताती थी और उनके इलाज करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चल के कुछ साल बाद इसने शादी कर ली, इसके पिताजी ने। अच्छा। हाँ, और ये बात वो चाहती नहीं थी कि ये शादी करे। तो इसने क्या किया फिर, जो उस नानी जिन ने उससे इसके पिताजी से बोला कि मैं तेरे को मारूँगी तो नहीं, लेकिन मैं तेरे को बर्बाद कर दूँगी। और उस दिन के बाद से जो है, ये बिल्कुल इनका बिज़नेस-विज़नेस, काम-धंधा सब कुछ बिल्कुल चौपट हो गया। इसके इसके पिताजी की मेरे ख्याल से एक टाँग भी टूट गई थी, हमेशा के लिए खत्म, प टूट ही गई थी वो टाँग, कभी चल नहीं सकता था ये। और शादी के बाद फिर इसका लड़का हुआ, तो उन्होंने ये स्टोरी भेजी थी और ये बताते हैं कि आज भी हम इतनी गरीबी में रहते हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि मेरे पिताजी ने शादी कर ली थी और वो चाहती नहीं थी कि वो शादी करे। लेकिन ये है कि इतनी ताकतवर होने के बाद भी उसने कभी जान नहीं ली इसकी। तो क्योंकि वो मेरे ख्याल से अट्रैक्ट होकर ही आई थी इसके साथ में। ऐसा होता है, बहुत सी स्टोरीज़ में होता है। मेल जिन या फीमेल जिन इंसानों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालाँकि इस्लामिक जो बिलीफ्स होते हैं उसमें सख्त हिदायत होती है इनको कि भई इनकी आपस में शादियाँ नहीं हो सकती, आपस में रिलेशनशिप नहीं हो सकते हैं जिनके इंसानों के। लेकिन फिर भी ये कर लेती हैं इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, तो ये थी ये स्टोरी। जैसे कि हम एक देखते हैं कि चीज़ों को सिद्ध करने की बात होती है जैसे हमारे हिंदू धर्म में कि लोग नेगेटिव एंटिटीज़ की भी सिद्धियाँ कर लेते हैं ना, उनको भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो जिन वगैरह को भी लोग करने की कोशिश करते हैं कि मतलब उनकी किसी तरीके से कि वो उनके काम करे या वश में रहे, ऐसा कुछ? देखो 2 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। जी। एक तो ना, ये आजकल ये पॉडकास्ट पे और चैनल्स पे बहुत चल रहा है, सिद्धि वाली स्टोरीज़ और ये स्टोरीज़, वो स्टोरी। देखो मैं इस लाइन में ना 6-7 सालों से हूँ और मैं बहुत सारी स्टोरी सुना चुका हूँ और बहुत सारे मेरे को पता है यूट्यूब
चैनल्स वगैरह के बारे में। तो ज़्यादातर स्टोरीज जो सुनाई जाती हैं ना, ये फेक स्टोरीज होती हैं, ये स्क्रिप्टेड स्टोरीज होती हैं, सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। क्योंकि चूंकि मैं इस लाइन में हूँ, तो मेरे पास तो डेली ईमेल्स आती हैं राइटर्स की, स्क्रिप्ट राइटर्स की। वो बताते हैं कि हम इन चैनल्स के लिए लिखते हैं स्टोरीज, आप भी हमसे लिखवा लो। तो मुझे तो पता है ये ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोलूँगा सब, लेकिन ज़्यादातर स्टोरीज इस तरीके की कर्ण पिशाच नहीं, ये सब बकवास स्टोरीज होते हैं, स्क्रिप्टेड स्टोरीज होते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से। ओके ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसा नहीं होता, रियल भी होते हैं। जी। तो जैसा आपने पूछा कि ये सिद्ध करी जाती है स्टोरी, मतलब ये सब चीज़ें, तो ये तो देखो फैक्ट है, ये सिद्ध की जाती हैं चीज़ें। और इनफैक्ट ना सिर्फ सिद्ध की जाती हैं, ये तो बेची भी जाती हैं आगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, यूट्यूब के ऊपर ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको जिन बेचेंगे, 1.5 फुटिया बेचेंगे कि भाई 1 साल के लिए हम आपको दे रहे हैं, 2 साल के लिए आपको दे रहे हैं, और ये सारे आपको काम करेगा, और आप इसको खाना वाना देना, इसको खुश करना, ये सारे आपके काम करेगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती है मतलब रियल में? देखो, मेरे को तो बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता ये रियल है या नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर यार उस चीज़ में इतनी ही शक्ति है सब कुछ देने की, तो अगला बंदा फिर उसको बेच क्यों रहा है पैसों के लिए? वो खुद ही कमा ले, खुद ही अपना बन जाए, वो सब चीज़ें। सही, अगले बंदे को क्यों वो दे रहा है पैसों के बदले? वो भाई या तो बहुत ही अच्छा खास दोस्त हो उसका, उसकी मदद करने के लिए उसको दे रहा होगा। अगर पैसे के लिए दे तो पैसे उसी से मांग लेना फिर, जिनसे उससे अगले बंदे से क्यों पैसे मांग रहे हो? सही बात। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, हालांकि ये फैक्ट है कि संधियाँ होती हैं, और इनकी बहुत मुश्किल मुश्किल संधियाँ होती है। तो ये तो सच बात है। चिन्नाक को भी सिद्ध किया जाता है, जिनको भी अमल किया जाता है, अमल बोलते हैं इसको, अमल करा जाता है, तो होता है। और इनका ये जो काम करवाए जाते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह जो काम करवाए जाते हैं ना, भेजी जाते हैं चीज़ें, ये भी इसी 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 लाइन पे ही भेजी जाती हैं। जैसे कि किसी एंटिटी को कुछ ऑफर किया जाता है कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं, और बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दी जाती, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे एक दारू का पौवा हो गया, एक अंडा हो गया, कलेजी होगी बकरे की, इस तरीके की चीज़ें उनकी दी जाती हैं। मिठाई हो गई, पतासे हो गए, 2 पतासे, छोटी छोटी चीज़ें, और इसी भेंट के ऊपर अगले बंदे के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और उसकी ज़िंदगी खराब कर दी जाती है। मतलब आप सोच के देखो, एक 8-10 रुपए के अंडे के बदले वो चीज़ें इतना नुकसान कर देती हैं सामने वाले। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, इस घटना को फॉर श्योर बता सकता हूँ। सिंधियाँ और ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्रवीण जी, जैसे कि आप इतने टाइम से ये हॉरर स्टोरीज नरेट कर रहे हो, तो कभी ऐसा आपके साथ या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ आपने फील किया हो कि इन चीज़ों को, हॉरर चीज़ों को? नहीं, चैनल से रिलेटेड तो मैंने कभी फ़ील नहीं किया, स्टोरीज़ से रिलेटेड तो फ़ील नहीं किया मैंने। लेकिन एक छोटा-सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, अभी महीना भर पहले मेरे साथ में हुआ था, और उस इंसिडेंट में मुझे इतना डराया ना, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं डरा था जितना उस रात में डरा था। अच्छा, और तो बेसिकली हुआ क्या था ना, हम एक शादी में गए थे उस दिन, गुड़गाँव में शादी थी, तो मैं अपनी फैमिली के साथ उस शादी में गया था, और हमें रात में ही वहाँ से वापस आना था। तो रात में 11 साढ़े 11 बजे बज गए थे वहाँ से निकलते-निकलते, और उस टाइम तो सर्दी का ही टाइम था। तो वहाँ से जब हम निकल रहे थे, तो शादी में होता है कि निकलते समय शादी के टाइम पे मिठाइयाँ दे देते हैं दूसरे जाने वाले को। तो उन्होंने भी, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे काफ़ी सारी मिठाइयाँ बाँध दी थी। लेकिन जब मैं गाड़ी में रख रहा था ना, तो फिर उन्होंने ही बोला कि ये काम करना, जब आप अपने घर पे उतरना, तो घर में जाने से पहले मिठाई का एक लड्डू निकाल के बाहर फेंक देना सड़क पे। अच्छा। तो तो उनका तो लॉजिक यही रहा होगा कि भाई कोई भी अगर चीज़, एंटिटी इस तरह की कोई चीज़ मिठाई के पीछे आई हो, तो आप लड्डू फेंक दोगे तो वहीं के वहीं रुक जाएगी। मतलब यही लॉजिक रहा होगा। यही पुरानी चीज़ें चलती आती हैं गाँव-वाँव में। तो यही पर्पज़ रहा होगा उस इस चीज़ का। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और 12:30-1 बजे तक हम लोग भी अपने घर पहुँच गए थे, और गाड़ी से जब मैं उतर रहा था, तो लिफ्ट में चढ़ने से पहले मैंने एक लड्डू निकाल के बाहर फेंक दिया, और उसके बाद हम भी अपने घर पे आ गए, और थक ही रखे थे सब, तो मैं भी आके सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद लाइट बंद करके सो रहे थे ना, तो पूरी रात, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी रात मुझे इतना डर लगा ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। कभी लगता है कि इस तरफ कोई खड़ा है, कभी लगता है सर के पीछे कोई खड़ा है, कभी लगता है इस तरफ कोई खड़ा है। पूरी रात मेरे को ऐसा लगता रहा कि मेरे साथ में कोई खड़ा है।
इनफैक्ट एक पॉइंट के बाद तो मैं इतना डर गया था कि मैंने लाइट ही जला ली। मैंने कहा यार अंधेरे में अब मैं नहीं सो सकता, लाइट जला के सोता हूँ। लेकिन लाइट जलाने के बाद भी जैसे ही आँख लगती, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो खड़ा हुआ है, हालाँकि कुछ दिखा नहीं पूरी रात। बस प्रेज़ेंस इतने अच्छे से फ़ील हो रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस फ़ील हो रहा था कि कोई है यहाँ पे पक्का। लेकिन वो बस उसी रात फ़ील हुआ और उसके बाद अगली रात से सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा। उस रात के बाद कभी कुछ भी नहीं हुआ, ना मैंने किसी को कुछ बताया था, ना कुछ ऐसा कुछ करा मैंने उससे पीछे छुड़वाने के लिए। पता नहीं वो क्या चीज़ थी जो क्यों वो पीछे आ गई थी और अपने आप ही फिर वो चली गई वहाँ से। तो ये था इंसिडेंट जो पिछले वो कई सालों में बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जिसने मेरे को डरा दिया था। हालाँकि सुनने में इतना डरावना हो सकता ना लगे ऑडियंस को, लेकिन जिस टाइम पे होता है ना, उस टाइम पे पता चलता है उस स्ट्रेस रिलीवर का। जी, वो तो वही ना जिसके ऊपर जो चीज़ बीते बिल्कुल। उसका कष्ट है वही बता सकता है। बिल्कुल, सही, सही, सही। सो हाँ, प्रवीण भाई सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए समय देने के लिए अपना। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप हमारे बुलाने पे आए हो हमारे शो पे सबसे पहले तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस सेशन में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नया जानने को मिला इस उसमें, अलग-अलग चीज़ों के बारे में। लाइक जन्नत के ऊपर जिस तरीके से आपने बताया, तो पता चला कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसी भी मान्यताएँ हैं। अब है ना कि मतलब एक्चुअली में क्या होता है उस पे तो ना शायद प्रमाण के साथ हम कुछ बोल सकते हैं, ना आप कुछ बोल सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि मान्यता क्या है लोगों की वो हमें इस एपिसोड में पता चली। तो भाई सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक और चाहूँगा बहुत जल्दी दोबारा कभी ना कभी दोबारा मिलना हो और एक और एपिसोड फ्यूचर में प्लान करें कभी। बिल्कुल। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और इसी के साथ चाहूँगा कि एंड करें इस एपिसोड को। थैंक सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड और एपिसोड अच्छा लगा है जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेंगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।